हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिकबी। मैं अपूर्वा और आज हम यहाँ पर क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है केमिस्ट्री का, जो आपको 11th के साथ साथ 12th क्लास में भी पढ़ना है और इन फ्यूचर अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जहाँ पर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से हम आज की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा था, मतलब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट हुई थी तो पता चला कि कुछ सॉल्ट्स हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaCO3, या फिर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं MgSO4। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स थे, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिल रहे थे, जो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिल रहे थे। कहाँ से मिल रहे थे बच्चों? ये सब हमें अर्थ की क्रस्ट से मिल रहे थे। तो यहाँ पर देखा कि ये जो सारे ही सॉल्ट्स हैं इनको हम स्टडी करते हैं एक ब्रांच में। उस ब्रांच का नाम होता है इनऑर्गेनिक। क्या नाम होता है बच्चों उस ब्रांच का नाम? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि इन मतलब तो हो जाएगा बच्चों नॉट ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सारे सॉल्ट्स हैं ये हमें किसी भी प्लांट या एनिमल से नहीं मिले हैं, इसीलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रख दिया बच्चों? यहाँ पे इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रख दिया। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलोगे, या फिर ऑर्गेनिक को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ऑर्गेनिक का मतलब बच्चों यहाँ पे निकला था, ऑर्गेनिक हम उन सारे कंपाउंड्स के लिए यूज़ में लेंगे जो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स में से किसी से भी मिलते हैं। अगर प्लांट्स या एनिमल्स में से मिलेंगे तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? दे कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ बच्चों यहाँ पे प्रोटीन, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं DNA, या फिर हम यहाँ पर लें RNA, या फिर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्लूकोज। तो ये बच्चों सारे वो सब कंपाउंड्स हो गए जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। तो यहाँ तक जब ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक हम उनके लिए यूज़ में लेंगे जो हमें प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन होंगे। तो एक बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन बहुत टाइम पहले कभी ये क्लासिफाई कर दिया था। अब उसके बाद में जब साइंटिस्ट को पता चलने लगा कि इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया और अपनी अपनी थियोरीज दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट थियोरी आई थी बच्चों यहाँ पे, एक साइंटिस्ट ने दी थी वो थियोरी, और उन साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पे बर्जीलियस। क्या नाम था बच्चों उन साइंटिस्ट का नाम? यहाँ पे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एक थियोरी दी थी, उस थियोरी का नाम था यहाँ पे वाइटल फोर्स थियोरी। क्या नाम था बच्चों उस थियोरी का? वाइटल फोर्स थियोरी। ये जो वाइटल फोर्स थियोरी थी, तो बर्जीलियस ने इसके थ्रू एक्सप्लेन किया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी इंसान कभी भी नहीं बना सकता। उन्होंने ये बोल दिया कि किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं है या फिर इतनी पावर नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना ले, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल भगवान ही बना सकता है। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ तक ये पता चल रहा था कि ऑर्गेनिक मतलब होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने वाला भगवान है। इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको बनाने वाले भी केवल भगवान ही है। मतलब कोई भी इंसान जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी नहीं बना सकता। तो साइंटिस्ट को फिर उनके सामने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लैब में काम करते रहे, बहुत सारी मतलब कंपाउंड्स उन्होंने फॉर्म करने का ट्राई किया। तो फाइनली एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वूलर। क्या नाम था बच्चों उन साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे? वूलर। वूलर ने क्या किया? वूलर ने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम साइनेटो। कौन सा कंपाउंड लिया उन्होंने बच्चों? उन्होंने कंपाउंड लिया NH4CNO। ठीक है, NH4CNO और इसका नाम क्या है यहाँ पे? अमोनियम साइनेटो। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये बताने का ट्राई किया अमोनियम साइनेटो कि अमोनियम साइनेटो की हेल्प से उन्होंने लैब में एक कंपाउंड बना लिया जो है NH2CONH2 और ये फॉर्मूला होता है बच्चों यूरिया का। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है बच्चों? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसा कि बर्ज़ेलियस ने बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो वूलर आए और उन्होंने बर्ज़ेलियस को रॉन्ग प्रूव कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के ये वाली चीज़ को गलत प्रूव कर दिया और उन्होंने NH4CNO अमोनियम साइनेटो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसकी हेल्प से उन्होंने क्या बना दिया? यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। जब इन्होंने कंपाउंड बनाया उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। तो ये पता चल गया कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट कर सकते हैं। तो जब इतनी डिस्कवरीज हुई तो साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से डिफाइन करने का ट्राई किया था। साइंटिस्ट ने बोला यहाँ पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड्स ठीक है, तो क्या बोला वो देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, साइंटिस्ट ने तो ये चीज़ बोल दी कि कार्बन होना चाहिए। फिर ऐसे क्वेश्चंस रेज हुए कि अगर कार्बन ही होना चाहिए तब तो CO2 भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। फिर एक और इसके साथ में CO3 भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। इसी के साथ में NaHCO3 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। बट ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ये कौन से होते हैं बच्चों? ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो डेफिनेशन थी ये डेफिनेशन थोड़ी और मॉडिफाई हुई और फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। क्या क्या होना ज़रूरी है? एक तो कार्बन और कार्बन के साथ में एक और क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो इन्हें हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। और बच्चों जब भी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना तो इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें हम यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो हो ही हो तो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसी के साथ साथ में हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों हम यहाँ पे? और उनके जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो भी हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही काउंट करते हैं। अब देख ली डेफिनेशन तो ये होती है, तो एक बार समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल बच्चों आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, CH4 सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, C और उसके यहाँ पे 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन अटैच्ड है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि ये जो एक हाइड्रोजन है ना, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। क्या करा? मैंने एक हाइड्रोजन को तो हटा दिया और इसकी जगह मैंने लगा दिया यहाँ पे OH। क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे कार्बन की मैंने कार्बन फैमिली मतलब हाइड्रोकार्बन जो फैमिली होती है उसका फर्स्ट मेंबर लिया जिसका नाम होता है यहाँ पे मिथेन। क्या नाम होता है बच्चों? मिथेन। और यहाँ पर मैंने मिथेन का फॉर्मूला होता है अपना CH4 और एक हाइड्रोजन को हटा करके मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? OH। बाकी सारे हाइड्रोजन्स यहाँ पर सेम रहेंगे।
ठीक है, तो ये जो अपना कंपाउंड बना है या इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ये यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है। तो हमने क्या बोल दिया, ऐसे जो भी कंपाउंड्स होंगे वो किसकी कैटेगरी में आएंगे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, वो देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है बच्चों केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। मतलब ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक अपने को डिस्कस करना है टेट्रावैलेंस ऑफ द कार्बन, कि कार्बन का टेट्रावैलेंस क्या होता है। टेट्रावैलेंस का मतलब होता है बच्चों कि कार्बन कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में ही क्यों स्टडी करते हैं, हम दूसरे एलिमेंट्स को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे। तो बच्चों इसका रीज़न यहाँ पर होगा कि कार्बन जो कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है यहाँ पे कैटिनेशन। क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कैटिनेशन, कि कार्बन कार्बन के साथ में ही बॉन्ड बनाएगा। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे को मिलते हैं और जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा है कि टेट्रावैलेंस किस तरीके से आ रहा है कार्बन के अंदर। जैसे कि बच्चों आपको पता ही होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p2। राइट, अगर मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करूँ तो किस तरीके से कर सकते हैं, 2s2 मतलब ये आ गया अपना 2s2 और ये आ जाएगा अपना 2p2। तो ये बच्चों बन गया अपना यहाँ पे 2p2। ये है बच्चों इसकी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जैसे ही ग्राउंड स्टेट को एनर्जी मिलेगी तो ये जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा, कहाँ चला जाएगा, p ऑर्बिटल में। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1। बाकी अगर ऑर्बिटल की बात करूँ तो p के अंदर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 2। जब ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर p के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अभी, 4, 1 2 3 एंड 4। इन्हीं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड्स बनाता है बच्चों कार्बन, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। अब हम यहाँ पे देखें कि कार्बन 4 बॉन्ड्स किस किस तरीके से बना सकता है, अगर वो हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है बच्चों, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो, 1। बाकी सारे क्या अटैच हो यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो सारे क्या लगा दिए अपन ने यहाँ पे, हाइड्रोजन लगा दिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो कैसे निकालोगे, सारे सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और एक तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो और ये वाला आ जाएगा 4th सिग्मा बॉन्ड। तो इस सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, sp1p2p3। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे उनको काउंट करेंगे तो आ जाएगा sp1p2 और p3। तो हाइब्रिडाइजेशन इस वाले कार्बन का हो जाएगा sp3। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो क्या होगा, इस वाले कार्बन के केस में भी देखो, एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सिग्मा, तो वापस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होंगे ना तो यहाँ पर हम सम करें, अगर s के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 और p के ऊपर कितना है 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपके 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट हो। कितना बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, 1। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लूँ जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स हो, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने, तो कितने बॉन्ड्स हो गए कार्बन और कार्बन के बीच में, 2। इस वाले को कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 2, ताकि 4 बॉन्ड्स हो जाए। इधर भी कितने लगाने पड़ेंगे बच्चों, 2, तो ये 2 हाइड्रोजन और लगा दिए। तो दोनों कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे, इसके भी
और इसके भी बॉन्ड हो गए हमारे 4। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करें तो कैसे निकलेगा बच्चों, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये वाला बॉन्ड काउंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते। तो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp1p2, मतलब ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना बन जाएगा यहाँ पे, sp2। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, अगेन sp1p2, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा अपना sp2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड था और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों, sp2 हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इन दोनों कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक, क्योंकि कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं 4, तो 3 तो यहाँ हो गए, एक बच रहा है तो हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया बच्चों, हाइड्रोजन लगा दिया। बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो यहाँ पे एक सिग्मा और ये दूसरा सिग्मा, ये बॉन्ड भी पाई और ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा बच्चों, पाई। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कितना होगा, sp। s के ऊपर भी 1 और p के ऊपर भी 1, तो टोटल सम कितना हो गया 2। मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स भी कितने होने चाहिए 2, तो यहाँ पे अपना सम आ रहा है 2। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक सिग्मा तो ये और एक और सिग्मा ये, तो अगेन सम कितना आ रहा है, s के ऊपर 1 और p के ऊपर भी 1, तो सम आ रहा है 2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन अपना यहाँ पर करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, अगर एक बॉन्ड आ रहा है तो sp3 टाइप, 2 बॉन्ड आ रहे हैं तो sp2 टाइप, और अगर 3 बॉन्ड आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे sp। तो हम यहाँ पर देखेंगे अब कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है, एंगल को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके बारे में हम। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो हम देखते हैं बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s कैरेक्टर कितना है। यहाँ पर हम देखें तो टोटल कितने हैं, ये 1 और ये 3, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, s का कितना पार्ट है 1, टोटल 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और परसेंट निकाल रहे तो 100 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर s कैरेक्टर आ जाएगा अपना 25%। क्या है बच्चों ये यहाँ पे s कैरेक्टर। एस कैरेक्टर का मतलब ये होता है बच्चों कि एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे sp3 की बात कर रहे हैं, sp2 की भी बात करेंगे, तो जो भी अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा पास होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के पास होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस के पास में चले जाएंगे। तो ये हमने देखा sp3 के केस में। यहाँ अगर मैं देखूँ sp2 के केस में तो क्या होगा, s कितना है बच्चों 1, टोटल s के ऊपर कुछ भी नहीं तो कितना मान रहे थे हम 1 मान रहे थे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल सम 3 × कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ बन जाएगा आपका 33.3%। इसका मतलब sp2 के केस में हमारा जो s कैरेक्टर है वो कितना प्रेजेंट है बच्चों, अभी 33.3% प्रेजेंट है। यहाँ पे कितना आया था 25%, यहाँ कितना आया अपना 33%। अगर मैं बात करूँ sp की तो देखो s कितना अगेन 1, टोटल इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 2 × कितना आ जाएगा 100, एंड दैट इज इक्वल्स टू द 50%। मतलब यहाँ पर s कैरेक्टर अपना 50% प्रेजेंट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, sp3 के अंदर s कैरेक्टर सबसे कम था, sp2 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, और sp के अंदर तो s कैरेक्टर बहुत बढ़ गया और वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50%। अब हम देखेंगे कि ये s कैरेक्टर क्या क्या चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों बॉन्ड लेंथ के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में c सिंगल बॉन्ड c था, sp2 के केस में क्या देखा था c डबल बॉन्ड c, और sp के केस में क्या देखा था c ट्रिपल बॉन्ड c। ठीक है, जब यहाँ पर s कैरेक्टर कम है, ठीक है क्या बोल रही हूँ मैं, s कैरेक्टर कम है,
एस कैरेक्टर कम है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के पास नहीं होंगे, न्यूक्लियस के पास में नहीं होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज। क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ है आपकी x, इसकी बॉन्ड लेंथ है y और इसकी बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे z। या फिर आप ऐसे समझो कि अगर मैं बात करूँ C ट्रिपल बॉन्ड C की, किसकी बात करें हम यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड C की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, 50% है। इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास होंगे, और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के बहुत पास होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस के पास आते ही बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे कम जो होगी बॉन्ड लेंथ तो कब होगी बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड C है। किस केस में होगी, C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे एस कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ा, एस कैरेक्टर बढ़ा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर चले गए। और जब हम इसकी बात करते हैं sp3 की, तो एस कैरेक्टर सबसे कम तो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे ही दूर, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है। तो ये ऑर्डर हुआ बच्चों हमारा बॉन्ड लेंथ का, कि सबसे जो ज़्यादा होगी x की, फिर उसके बाद में आएगी y की, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे z की बॉन्ड लेंथ होगी, सबसे कम z की होगी। अब एक और जो चीज़ यहाँ पे अफेक्ट करती है वो आता है बच्चों हमारे यहाँ पे बॉन्ड एंगल। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बॉन्ड एंगल की। जब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है बच्चों 109 डिग्री। कितना होता है यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री। जब हम बात करते हैं sp2 की, तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 109 से कहाँ पहुँच गया, 120। पर जब हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी बात करेंगे बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होके कितना हो गया, 180। मतलब एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। यही ट्रेंड जो अभी हमने इस पूरे यहाँ पर इन तीनों के अंदर हमने डिस्कस किया कि एस कैरेक्टर बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गया, बॉन्ड एंगल क्या हो गया यहाँ पर इंक्रीज हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में आ रहा है अपना CH3Cl, तो कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन लगा है, दूसरा हाइड्रोजन लगा है, आई थिंक हाँ ये CH3 और एक यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं बच्चों, 4 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, सो द हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो कि S के ऊपर 1 और P के ऊपर कितना है 3, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। नेक्स्ट देखते हैं CH3 होल ट्वाइस CO, तो ये आ गया अपना एक, यहाँ पर लग रहा है बच्चों आपका CH3, तो ये लगा दिया CH3, यहाँ पर भी CH3, तो ये वाला भी CH3। ऑक्सीजन कितना है, एक, और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पर आ गया आपका ये फॉर्मूला आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक जो है ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड के केस में sp3, तो यहाँ आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेम इसका भी होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका देखना पड़ेगा बच्चों के कैसे निकालोगे, कितने सिग्मा बॉन्ड जा रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था हमने, sp2। S के ऊपर 1 और P के ऊपर कितना आएगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, तो हो रहे हैं क्या 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक बॉन्ड यहाँ काउंट होगा, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट में बोल रहा है CH3CN। ठीक है, बनाते CH3CN कैसे बनेगा, एक कार्बन एक यहाँ आ जाएगा CH3, तो इस तरीके से बना लेते हैं इसको पूरा खोल के, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। फिर
एक और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या लगा है बच्चों, N, तो कैसे बनाएंगे, N बनाता है हमेशा 3 बॉन्ड, तो ये बन गए अपने 3 बॉन्ड्स। अब देखो इस सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड के केस में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है अपना sp3, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड के अलावा ये वाले दोनों तो कौन से होंगे बच्चों, पाई, तो पाई तो काउंट ही नहीं होते, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है अपना sp। ठीक है, s के ऊपर कुछ नहीं है तो कितना मान रहे हैं 1, p भी एक ही है तो कितना 1, तो sp टोटल मिलके कितने हो जाएंगे 1 + 1 2, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए बच्चों 2, तो क्या 2 सिग्मा बॉन्ड्स है तो मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन में बोल रहे हैं कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट कार्बन और फिर आ रहा है CN। अब सबकी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन से सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। फिर इस पे भी कितना है, 1 हाइड्रोजन, इस पे भी कितना है, 1 हाइड्रोजन। निकाल सकते हैं बस का हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। सारे कार्बन का आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फाइंड द शेप। अपने को यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिए, इनका अपने को शेप फाइंड आउट करना है। शेप फाइंड आउट करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल्स का क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा तो इन मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर शेप भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, कार्बन, कार्बन से क्या अटैच्ड है, एक डबल बॉन्ड हो, उसके अलावा एक H और दूसरा भी क्या आ जाएगा बच्चों H। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ये वाला जो कार्बन है कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, ये थर्ड सिग्मा, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए बच्चों टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स के केस में अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, देखो एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये वाली होगी आपकी इस तरीके से। और हमने देखा था, अभी पढ़ा था हमने कि इस केस में बॉन्ड एंगल होगा बच्चों यहाँ पे 120 डिग्री। और जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों ट्रायगोनल प्लेनर। कौन सी स्ट्रक्चर होगी बच्चों, ट्रायगोनल प्लेनर, जो आपको यहाँ पर लर्न करनी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये तो देख लिया था कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, पर यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना CH3F। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, CH3F के केस में एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना फ्लोरीन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा कार्बन का, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना आएगा बच्चों 109 डिग्री। और ये जो मॉलिक्यूल है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो आपको ध्यान रखनी है, वो स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में अपना यहाँ पर है HCN। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, 1 सिग्मा और यहाँ पे दूसरा सिग्मा, तो कितना हो जाएगा अपना हाइब्रिडाइजेशन sp के केस में बॉन्ड एंगल ऑलरेडी ही देख चुके हैं कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, और ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी यहाँ पे लीनियर। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पर लर्न करने हैं कि जब 120 डिग्री एंगल होता है तो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, 180 डिग्री एंगल होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और जब 109 डिग्री एंगल होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो आज का लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।